हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए के ओझा आज पुनः आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यह वैदिक एज, स्पेशली ऋग वैदिक एज का कंटिन्यूएशन है। इसका एक लेक्चर ऋग वैदिक एज का एक लेक्चर पहले हो चुका है। उसमें ऋग वैदिक काल की जो पुस्तकें हैं और भी होमलैंड ऑफ आर्यंस हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। आज हम यहाँ पर ऋग वैदिक कालीन, जिसे कि हम अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं, और उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी BC। और इस काल में उस समय का जो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या था, भौगोलिक सीमाएं क्या थीं, और भी जो भौगोलिक सूचनाएं क्या थी, फैक्ट्स क्या थी, इनका हम चर्चा करेंगे। और ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में बहुत पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए इसे आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना जरूरी है। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति या जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ऋग वैदिक एज। ये जो ऋग वैदिक एज है यही अर्ली वैदिक एज है, इसी को हम अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। और इसका जो समय है यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इसकी चर्चा आपसे हो चुकी है। और यहाँ पर मैं ये समझाना चाहूँगा कि ऋग वैदिक काल का जो इतिहास है वो आर्यों का स्पेशली ये इतिहास है कि जो आर्य लोग यहाँ पर आए, जो कि मैक्स मुलर का ये मत है कि ये सेंट्रल एशिया से भारत में आए। हालांकि इस पर अब बहुत सारे विद्वान जो हैं सहमत नहीं हैं, और बहुत विद्वान तो ये मानते हैं कि आर्य यहीं के थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, यह है कि आर्य लोग शुरू में जो ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं और ऋग वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, उनका शुरू में लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले वो लोग किस जगह को अपना होमलैंड बनाए या किस जगह पर वो निवास किए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आर्य हैं ये सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं, क्योंकि इसका ऋग्वेद में बार बार चर्चा हुई है। और सप्त सैंधव जो है इसको एज ए कंट्री वो बताते हैं। वो सप्त सैंधव प्रदेश या देश, मतलब कि इसको एक कंट्री के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। ये जानना है कि ऋग वैदिक आर्यंस का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, उस समय में यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वो साउथ इंडिया तक नहीं हुआ था, दक्षिण भारत तक नहीं हुआ था। ये हम किस आधार पर बोलते हैं? ये हम जो भी ऋग्वेद में जो चर्चाएं मिलती हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उसमें कहीं भी साउथ इंडिया का, जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु है, केरल है, इन सब राज्यों का कोई वहाँ पर चर्चा नहीं है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये, अगर इसको हम ऐसे समझे कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो ये नॉर्थ में, देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ में आपको तुर्कमेनिस्तान तक था, ये सेंट्रल एशिया में है। साउथ में अरावली हिल्स तक ये आए थे, देखिए यहाँ पर साउथ लिखिए एस। ईस्ट में यानी पूरब में हिमालय और तिब्बत तक इनका एक्सपेंशन हुआ था, और ये वेस्ट में अफगानिस्तान तक। यही सप्त सैंधव प्रदेश का, ये मैंने यहाँ पर देखिए सर्कल करके समझाया है कि यही सप्त सैंधव प्रदेश का एरिया था। और इस सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन जगह आते थे, तो इसमें देखिए स्पेशली उत्तरी भारत सप्त सैंधव प्रदेश, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी ये क्षेत्र वहाँ पर आते थे। और ये आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ये इलाका है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ ये उस समय जो देश का नाम है, सप्त सैंधव तो मिलता ही है, साथ ही साथ आर्यावर्त का भी चर्चा है, लेकिन यह कुछ बाद के ग्रंथों में आया है। ये शुरू में हम सप्त सैंधव प्रदेश की यहाँ पर चर्चा पाते हैं। एक और देखते हैं कि आर्य लोग जो हैं ये
गंगा और विंध्य पर्वत एक बैरियर का काम करते थे, उनको रोकते थे, मतलब इसके आगे ये लोग नहीं जा पाए, यहीं तक रुक गए हैं। और ये सप्त सैंधव का मतलब क्या है, यानी कि सिंधु को इंक्लूड करके ये 7 नदियों का प्रदेश है। 7 नदियाँ कौन? सिंधु, एक तो सिंधु नदी है जिसको कि हम इंडस रिवर बोलते हैं या सिंध रिवर बोलते हैं, साथ ही साथ सरस्वती नदी है जो आजकल वो अदृश्य है, और लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा मिलती है और उस समय की बहुत ही पवित्र नदी है, मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। और इसके साथ साथ ये 5 और नदियाँ हैं जो कि पंजाब में बहती हैं। इसी पर पंजाब का नाम पड़ा है। पंजाब मतलब पन का मतलब यहाँ पर है 5 से मतलब है, और आप का मतलब है वाटर से मतलब है। पंज प्लस आप मतलब 5 नदियों का प्रदेश। और ये देखिए, ये जो 5 नदियां हैं उनका पुराना नाम उस समय जो आया है वह वितत्सा है। वितत्सा का मतलब ये आज का झेलम नदी है, याद कीजिए। इसी झेलम नदी के तट पर ये पोरस का या पुरु का और सिकंदर का युद्ध हुआ था। इसको जो यूनानी ग्रंथकार हैं अपने टेक्स्ट में इसको हाइडेस्पिस नदी भी बोले हैं, लेकिन ऋग्वेद में यह इसका नाम वितत्सा आया है और इसी को आजकल हम लोग झेलम नदी बोलते हैं। फिर एक नदी है अस्कनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बार बार इसको भी पूछा जाता है, सभी नदियों को याद कर लीजिएगा। इसका आज का नाम जो है चिनाब है या इसी को चंद्रभागा भी बोलते हैं। परुसरी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसी को हम आज रावी नदी बोलते हैं, इसका एक और नाम है इरावदी नदी। और यह जो परुसरी नदी है, यह जो ऋग्वेद में चर्चा आया है दशराग्य युद्ध का, और इसी नदी के किनारे हुआ था। जिस युद्ध में एक जगह एक तरफ ये 5 आर्य और 5 अनार्य मिलकर लड़ रहे थे और दूसरी जगह भरत जन था जो कि उसका मुखिया सुदास था और वो त्रिष्टु कबीला का था, तो उसका विजय हुआ है। और उसी के नाम पर मतलब भरत जन के नाम पर कहा जाता है कि इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में इसकी बहुत ही विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिए सतुद्री नदी है, सतलज आज कहते हैं, बिपाशा नदी है, व्यास नदी। तो ये 5 नदियाँ हैं, देखिए वितत्सा 1, अस्कनी 2, परुसनी 3, सतुद्री 4 और बिपाशा 5। तो 5 ये नदियाँ प्लस ये सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी। थोड़ा हम सिंधु नदी के बारे में चर्चा करने। सिंधु नदी उस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सबसे इसकी चर्चा आती है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और सरस्वती नदी है उस समय की सर्वाधिक ये पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी को लोग बहुत ही पवित्र मानते थे और मानते थे कि ये नदी कभी दृश्य होती है कभी अदृश्य हो जाती है। उस समय ये नदी बहती थी, लेकिन आज ये नहीं बहती है और या उसका साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। हाँ, ये माना जाता है कि जो इलाहाबाद, जो कि आज उसका नाम प्रयाग हो गया है, प्रयागराज, तो वहाँ पर जो संगम है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों के संगम पर वो प्रयागराज है। तो ये सरस्वती नदी है। पहले सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी उस समय के सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इस नदी को यहाँ पर हिरण्य भी नदी भी बोला जाता है, और इसलिए कि यह बहुत ही आर्थिक महत्व की नदी थी और यहाँ से उन आर्यों को बहुत ही आर्थिक लाभ होता था इस नदी से। साथ ही साथ इसको उर्नावती भी बोलते हैं क्योंकि इससे उन लोगों का जो वस्त्र व्यवसाय था वो चलता था, तो इसको उर्नावती भी बोलते हैं। फिर इसको इसी नदी का एक और नाम है सुषमा, क्योंकि यह नदी सुषुम पर्वत से निकलती है और सुषुम आपको बताएंगे कि हिमालय की ही एक यह चोटी है, तो यह सुषमा नदी से निकलती है। तो यहाँ पर सिंधु की 3 नाम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हिरण्य, उर्नावती, सुषमा। हिरण्य ऐसे भी सोना को कहते हैं, द्रव्य को कहते हैं, और यह नदी आर्थिक महत्व की थी, इसका नाम पड़ा होगा संभवतः। उर्नावती जो है वह उर्ण, यहाँ पर वस्त्र से इसका संकेत है और यहाँ पर वस्त्र व्यवसाय फल फूल रहा था। साथ ही साथ सुषमा इसलिए इस नदी को बोला गया क्योंकि यह सुषमा ये पर्वत से निकलती है। अब देखिए सरस्वती नदी, ये नदी का
यहाँ पर है कि कभी ये दृश्य होती है, कभी ये नदी अदृश्य होती है, और उस समय के सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और इस नदी को वो लोग इस रूप में वंदना किए हैं कि यह नदी वाणी, बुद्धि और संगीत की देवी है। तो इनको वाणी की देवी में, बुद्धि की देवी में, संगीत की देवी के रूप में ये लोग बहुत वहाँ पर इनका पवित्र माने हैं, पूजा अर्चना किए हैं। सरस्वती नदी को अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे ही एक इसको माना जाता है देवी तमा, नहीं नदी तमा। नदी तमा का मतलब हो गया कि यह नदी जो है सभी नदियों की एक तरह से सभी नदियों में उत्तम है। ये माते तमा, ये सभी नदियों की माँ है। इस नदी को देव तमा भी माना जाता है, मतलब या देवी तमा भी लिखा रहता है। ये देवी सभी देवियों में ये उत्तम है। अग्रवती नदी, ये सभी नदियों की अग्रवती है। तो ऐसे ये सरस्वती नदी का उन लोगों ने वंदना किया है। और ये जो नदी है ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में नदी सूक्त आता है, इन सभी में इनका चर्चा है। और ऋग्वेद के आप देखेंगे कि वहाँ पर 25 श्लोकों में नदियों का चर्चा आया है और उनके बारे में किया गया है। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने ये आपको समझाया था और इस बात पर चर्चा किया था कि एक्चुअली जो आर्य लोग थे जो भारत में आए, और या ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे, जिसको कि हम लोग अर्ली वैदिक एज भी बोलते हैं या पूर्व वैदिक एज भी बोलते हैं, तो उस समय के जो लोग थे वो करते क्या थे कि जो भी ये प्राकृतिक नेचुरल जो फोर्सेस हैं, प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, उसका वो मानवीकरण करते थे। मतलब अपने मन मस्तिष्क में उसको एक मानव का आकार दिए हैं और उस रूप में वो पूजा करते हैं सभी प्राकृतिक नदियों को और सभी प्राकृतिक शक्तियों को। एक और चीज़ यहाँ पर हम चर्चा आपसे करना हम चाहेंगे, कुछ समय दृश्यद्वती नदी का भी चर्चा आता है, जिसे कि हम आजकल घग्गर नदी कहते हैं, और राजस्थान वगैरह में ये भी नदी आपको पाई जाती है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की कुछ नदियों की यहाँ पर चर्चा है। ये देखिए जैसे कुबा नदी है, आज इसका अफ़गानिस्तान की नदी देखिए यहाँ पर, याद कीजिए, ये इसका प्राचीन नाम है और ये इसका देखिए वर्तमान नाम है। साथ ही साथ कुबा काबुल है, क्रीमू इसको वर्तमान में कुरम कहते हैं, सुवास्तु इसको स्वात बोलते हैं, गोमती इसको गोमल बोलते हैं, ये इसका वर्तमान नाम है। ये नदियाँ जो हैं आजकल ये अफ़गानिस्तान में चलती हैं। एक और नदी की चर्चा आया है, यह अपाया जो है यह दृश्यद्वती एवं सरस्वती नदी के बीच में बहती हैं। तो इन नदियों को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक और आपको कुछ वहाँ पर एरिया की चर्चा है, जैसे ब्रह्मावत्र, ये जो एरिया है या क्षेत्र है, यह बताया गया है कि ये सतलज नदी से यमुना नदी तक यह एरिया था। ये प्राचीन भारत का यानी कि अर्ली वैदिक एज का या पूर्व वैदिक एज का यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसको माना जाता था। और यह तो ऋग वैदिक काल का एक तरीका से यह केंद्रीय स्थल था। एक और चर्चा आया है ब्रह्मर्षि देश, बार बार ऋग्वेद में आता है, यह गंगा यमुना का द्वाब कहा जाता था। यह बहुत ही उपजाऊ जगह है और आर्यों के लिए और स्पेशली जो अर्ली आर्यंस है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गंगा यमुना का जो द्वाबा क्षेत्र है वो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही, कृषि के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहाँ पर एक और चर्चा आया है नदियों के बारे में, नदी सूक्त में काफ़ी चर्चा है। तो ये आया है भरत जन, जिसके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भरत जन जो है वो सरस्वती और यमुना नदी के बीच निवास करता था। ये उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में देखिए गंगा जो है एक बार इसका चर्चा आया है, इसीलिए पता चलता था कि उन लोगों को गंगा नदी से बहुत ज़्यादा अभी ताल्लुकात नहीं था। गंगा और विंध्य पर्वत को हमने बताया कि एक तरह से उनके बैरियर की काम करते थे, उसके आगे वो लोग नहीं जा पाए थे। अभी ये इसके आगे विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल में होता है, जिसे हम लेटर वैदिक एज कहते हैं, जो का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और देखिए यमुना नदी की चर्चा जो है
3 बार आया है, 3 टाइम्स यमुना नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में। अब थोड़ा सा हम चर्चा करें यहाँ पर पर्वतों के बारे में, माउंटेन के बारे में। और यहाँ पर पहला बात आप याद कर लीजिए कि इसको हम पहले बता रहे हैं, विंध्य और सतपुरा ये पर्वत का ऋग्वेद में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। और लेकिन हिमालय का उल्लेख है, और हिमालय में भी संभवतः जो पूर्वी हिमालय का भाग है उसका वहाँ पर शायद वो लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि उसका उल्लेख कम मिलता है, लेकिन हिमालय से परिचित तो थे। तो पश्चिमी हिमालय का बहुत उल्लेख मिलता है, और पश्चिमी हिमालय को वो लोग हिमवंत बोलते हैं। हमेशा वो हिम से लगता था कि ढका रहता था। इसकी कई चोटियों का चर्चा आता है, जैसे मुंजवंत, देखिए यही मुंजवंत का चर्चा आया है। और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें ये समझाया गया है कि इसी मुंजवंत पर्वत पर ये सोम नामक वनस्पति पाया जाता था। फिर यहाँ पर शिलामंत ये चोटी का भी नाम आया है, जो कि सुलेमान रेंज में पाया जाता है। अर्जिक एक हिल्स है और पहाड़ी चोटी है। फिर सरनावर्त भी है, सुसोम भी है। सुसोम से हम आपको बताएं कि सिंधु नदी निकलती है। 3 सबों का उल्लेख आया हुआ है। फिर देखिए हिमालय पर्वत से वो लोग परिचित थे, हालांकि पश्चिमी भाग का ही यहाँ पर ज़्यादा उल्लेख आया है, पूर्वी भाग का उल्लेख नहीं मिलता है, जिसे लगता है कि शायद वहाँ तक उनका विस्तार शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन हिमालय से वो लोग परिचित थे। पूछा जाएगा कि हिमालय को जानते थे कि नहीं, तो जानते थे। उनकी कई चोटियों का नाम है, मुंजवंत, शिलामंत, सुलेमान, अर्जिक, सरनावर्त, सुसोम। हाँ, बिंद और सतपुरा का उल्लेख नहीं है। समुद्र के बारे में देखिए, समुद्र का वहाँ पर ऐसे चर्चा है, 4 समुद्रों का नाम मिलता है, परावत, सारस्वत, सरनावर्त, वत, अपर पूर्व। लेकिन जो समुद्र है उसका वो लोग सागर के अर्थ में या ओशन के अर्थ में नहीं उल्लेख है। उससे उन लोगों का तात्पर्य यहाँ पर जलराशि का से होता है कि एक बहुत बड़ा जलराशि को लोग समुद्र बोल देते हैं। लेकिन संभवतः जिस अर्थ में हम आज समुद्र को मानते हैं, आज हम सागर को मानते हैं, ऐसी उनका इससे तात्पर्य नहीं निकल रहा है। जहाँ तक मरुस्थल की बात है तो इसमें कोई ज़्यादा चर्चा नहीं आया है। कहीं कहीं मरुस्थल को लोग धन्व करके पुकारे हैं। हाँ, ये है कि तैत्तिरीय अरण्यक में एक चर्चा आता है कि कुरुक्षेत्र के निकट वो लोग मरुस्थल जैसा किसी चीज़ की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में ये आया है चर्चा कि पार्जन्य ने मरुस्थल को पार करने योग्य बनाया। तो इससे लगता है कि वो लोग मरुस्थल के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में उल्लेख नहीं है। तो यही ऋग्वेद का ये जो भौगोलिक जो कुछ संदर्भ है, जिससे कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आपको समझना चाहिए और इसको याद कर लीजिएगा। एक बार और हम आपको समझाना चाहेंगे कि इसमें रिवर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। ये एरिया आपको समझने के लिए कि नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, साउथ में ये देखते हैं अरावलीज तक, ईस्ट में हिमालय और तिब्बत, और वेस्ट में अफगानिस्तान तक उनका ये विस्तार होता है, जो सप्त सैंधो प्रदेश है। नदी जो है नदी सूक्त में पाया जाता है, ये 10th मंडल में है। और ऋग्वेद के श्लोकों में 25 रिवर्स की चर्चा है। साथ ही साथ उस समय की सिंधु सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। इसके कुछ नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरस्वती जो है उस समय के सबसे पवित्र नदी थी। तो ये सब तमाम चीज़ें आपके काम की है। ये जो नदियों का नाम है, पंजाब में जो 5 नदियाँ प्लस सरस्वती और सिंधु मिला के सप्त सिंधु प्रदेश बनता था, ये 5 नदियों का बहुत बार बार पूछा जाता है कि ये झेलम का पुराना नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है, चिनाब को ऋग्वेद में यास्कनी कौन सी नदी है, परुष्णी कौन सी नदी है, शतुद्री कौन सी है, विपाशा कौन सी है। तो ये इन सब याद कर लीजिएगा। ये दृष्टवती नदी का भी नाम याद कीजिएगा। कुछ अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। ये सब ये जो जोग्राफिकल जो साक्ष्य हैं, ये भौगोलिक जो साक्ष्य हैं, वो बताते हैं कि उनका यहाँ पर विस्तार था। कुभा कि आजकल क्या कहते हैं, क्रीमी को क्या बोलते हैं, सुवास्तु को क्या बोलते हैं, गोमती को क्या बोलते हैं। तो ये सब चीज़ बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये समझिएगा कि ऋग्वेद का और या वैदिक एज की ये पढ़ाई अभी चल रही है। इसमें
पहले से 2 इसके लेक्चर हो चुके हैं, 2 वीडियो बन चुके हैं। सबसे पहला जो वीडियो है वो वेदास एंड वैदिक एज है, उसमें समस्त वेदों का और वेदों के जो उनके अंग हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जो कि आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके पहले ऋग्वेद का जो पार्ट 1 है वो भी आपको हम समझा चुके हैं, और वो ऋग्वेद के पार्ट 1 में आप ये देखिएगा, उसको भी देखना जरूरी है और सभी को जोड़ के पढ़िएगा, क्योंकि ऋग्वेद या वैदिक एज एक बड़ा चैप्टर है। इस बहुत ही बच्चों के एग्जामिनेशन के महत्व के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जितना बताया जा रहा है, अब अगर इतना को आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिर बाकी चीज़ों को हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिएगा, ये हमारा मानना है कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है कि एक पुस्तक को बार बार पढ़िए। तो इस लेक्चर को बार बार देख के इसको याद कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा, इसका PDF भी आपको मिलेगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जो है उसको भी आप प्रेस कीजिए। धन्यवाद।